वेलकम टू माय चैनल CP स्टडी ग्रुप पर। आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है, वह है रूस की क्रांति का पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 1 आप देख चुके होंगे तो पार्ट 2 आपको बहुत ज़रूरी देखना बनता है। तो लगे रहिए हमारे यूट्यूब के साथ और देखते रहिए हमारी खास एपिसोड रूस की क्रांति का पार्ट 2। वीडियो अच्छी लगे तभी शेयर लाइक कीजिएगा। रूस के क्रांतिकारियों में प्रमुख था लेनिन। जी हाँ दोस्तों, लेनिन बहुत बड़े भूमिका निभाई थी रूस की क्रांति में। तो आइए जानते हैं पहले रूस की जो प्रमुख क्रांतिकारियों में से था एक लेनिन ने ज़ारशाही के अंत की कसम तब खाई थी जब वह बालक था। वह अपने बचपन से ही ज़ारशाही का विरोध करते आ रहा था, क्योंकि उसके बड़े भाइयों को, कहने का अर्थ है लेनिन के बड़े भाई को जार पर बम फेंकने के अपराध में मौत की सज़ा दे दी गई थी। ठीक है, उसने वकील बनने के बाद गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने शुरू कर दी। ठीक है, कहने का अर्थ है वह पहले गरीबों के साथ में उसके हक जो जिम्मेवार था, उसकी जो राइट बनता था एक किसान के प्रति, उस सभी के प्रति, गरीबों के प्रति, पॉवर्टी के प्रति वो लड़ना चालू कर दिया था। ठीक है, उसकी सहायता करना पहले चलो। बाद में वह मजदूरों की समाजवादी पार्टी का सक्रिय प्रभावशाली वक्ता भी बना। ठीक है, उसके आविर्भाव से जन आंदोलन में नई गति आ गई। कहने का अर्थ है जिस प्रकार से वो अपने रूस में गरीबों के प्रति और किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति जिस प्रकार से अपना टाइम दे रहा था, टाइम मैनेजमेंट कर रहा था, पूरा रूस के प्रति जो सभी सद्विचार जो उत्पन्न कर रहा था, इसके लिए पूरा रूस उसके साथ में आ गया। ठीक है, और उसका कार्य क्षेत्र बढ़ने लगा। कहने का अर्थ है अपनी जो सीमा था उसके अंदर दायरे में काम करता था, वह सीमा धीरे धीरे बढ़ने लगा और पूरा रूस ही उसको समर्थन करने लगा। ठीक है, उसके अभिभाव से, कहने का अर्थ है उसके प्रभाव से पूरा रूस जो था उसके हैंड में आ गया। अब क्या होता है देखिए, शीघ्र ही उसे रूस का प्रमुख क्रांतिकारी नेता बना दिया गया। ठीक है, और वह अपने लेखों और भाषणों से सारे रूस में एक नई चेतना भरने लगा। कहने का अर्थ है अपने बातों से पूरा रूस को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, जापान से पराजय के बाद रूस में प्रतिनिधि सभा स्थापित करने के बाद भंग कर दी गई थी। ठीक है, और ज़ारशाही अपनी नीतियों में कोई परिवर्तन करने को तैयार नहीं थी। कहने का अर्थ है हम आपको पहले बता चुके हैं पार्ट 1 में कि जापान जो था वह रूस जो था जापान पर अटैक किया और उस समय जापान से रूस हार गया और रूस फिर कुछ नहीं किया और शांत हो गया। वही बात को लेकर के आज फिर लेनिन ने बात उठाया और कहा कि ज़ारशाही ने ऐसा क्यों नहीं किया, उसको जवाब क्यों नहीं दिया, ऐसे ऐसे मुद्दे को खड़ा करने लगा। ठीक है, और इस पर आंदोलन और अधिक उग्र होने लगा। कहने का अर्थ है इस जो बातें जो खड़ी करने लगी नई है ना, वह बातें खड़ी होने के बाद अधिक लोग उसके बातों में समर्थन, हाँ वह बात ये सही है, ऐसा क्यों नहीं किया गया। ठीक है, इस बात को लेकर पूरे रूस में चर्चा होने लगी। इस समय आंदोलन कई दलों में बटा हुआ था। जो आंदोलन भी हो रहा था वह कोई खंडों में बटा हुआ था, बहुत सारे खंड था। ठीक है, एक तरफ वे लोग थे जो शांतिमय तरीके से रूस में संवैधानिक परिवर्तन चाहते थे। कहने का अर्थ है वह बहुत शांति प्रेमी व्यक्ति थे, वह चाहते थे कि रूस में शांति बनाए, किसी भी तरह से शांति बन जाए, है ना, युद्ध नहीं चाहता था वो। उनमें भी जो बहुत नरम थे वे आकोटो ब्रिस्ट, ठीक है, उसका नाम क्या था, आकोटो ब्रिस्ट कहलाते थे। ये लोग चाहते थे कि जार अक्टूबर 1905 की घोषणा के अनुसार सभा को शासन पर नियंत्रण का अधिकार दे दे। ठीक है, ये लोग चाहते थे कि जो जार अक्टूबर 1905 में जो संगठन बनाया हुआ था सभा का शांति बनाए करने के लिए, उस पर फिर से विचार करके वही नियम को अभी लागू कर दिया जाए। ठीक है, स्थिति इतना खराब हो चुकी थी वहाँ पर। इस दल में सामंतों की प्रमुखता थी और वे लोग थे जो इंग्लैंड की तरह का संवैधानिक राजतंत्र चाहते थे। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र चाहते थे।
माने कि राजा का जो तंत्र होता है ना, राजा शासन, उसी को राजतंत्र कहते हैं। ठीक है, यह मुख्यतः मध्य वर्ग का दल था और इसमें बुद्धिजीवियों की प्रमुखता थी। कहने का अर्थ है जो बुद्धिजीवी लोग थे वहाँ पर, जो प्रमुख विशेष लोग थे, वह सभी का मानना था कि यहाँ पर राजतंत्र ही चलेगा लेकिन शांतिमय से हो, युद्ध नहीं चाहता था रूस कभी भी। इस दल को संवैधानिक जनतंत्र या कैडेट कहा जाता था। ये दोनों ही दल किसी गतिशील और दूरदर्शी जार के सहयोगी बन सकते थे। कहने का अर्थ है जार की तरफ से बहुत सारे लोग भी समर्थन कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जार निकोलस में वह क्षमता नहीं थी जो उनका सहयोग प्राप्त करता। कहने का अर्थ है जार उतना तटस्थ नहीं रह सका जिस प्रकार से पहले था, है ना, कि लोग उसको समर्थन करें और जार फिर से अपने लोगों को समर्थन पा करके अपने रूस पर अपना कब्जे जमाया करे, मतलब कि अपना प्राप्त कर ले फिर से। उतना उसके पास शक्ति अब नहीं रह गया था। ठीक है, तीसरा दल कौन सा था? समाजवादी क्रांतिकारियों का था। समाजवादी क्रांतिकारियों का था जो समाज में रह करके काम करते थे। ठीक है, यह किसानों तथा उनकी भूमि समस्या के निदान का हिमायती था। हम जानते थे कि रूस में बहुत सारे भूमि जो है वो बंजर है, जंगल है ना, पहाड़ी एरिया है, उसमें कोई खेती करने का योग ही नहीं है। उसके ऊपर लेकर के बहुत सारे खंड बटा हुआ था। ठीक है, उसका विश्वास था कि भूमि पर व्यक्ति का नहीं समाज का अधिकार हो। कहने का अर्थ है जितना जो भूमि था, अगल में जो व्यक्ति रहता था वह सोचता था मेरा है, लेकिन वो समाजवादी क्या करता था कि ये भूमि किसी पर्सनल व्यक्ति का ना हो करके पूरे समाज का है और उस जमीन का फायदा पूरे समाज को होगा। ठीक है, देश के भूमिहीन किसानों इसकी और आशा, कहने का अर्थ है देश के जो जितने लोग भूमिहीन जो किसान व्यक्ति थे वह इसकी ओर आशा की दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन इसका नेतृत्व उग्रवादी बुद्धिजीवियों के हाथ में था। कहने का अर्थ है जो किसान थे वह सोच रहे थे कि चलो मेरा जो खेती सिस्टम है वो मिल जाएगा, है ना, खेती करने का जो खेत मिल जाएगा, घर बनाने के लिए घर मिल जाएगा, लेकिन जो उसका जो नेता था ना वह उग्रवादी था, है ना। उग्रवादी कहने का अर्थ है लड़ाकू विमान करने वाला था, लड़ सकता था किसी भी समय। ठीक है, और क्या हुआ था वहाँ पर? रूस की राजनीति में सबसे शक्तिशाली दल था सोशल डेमोक्रेट्स का। ठीक है, यह दल मार्क्सवादी था। यह दल जो था वह मार्क्सवादी था। मार्क्स कौन था? कार्ल मार्क्स, जानते हैं, बुद्धिजीवी था वो। ठीक है, और मजदूरों के राज्य की कल्पना करता था। और ये क्या करता था? मजदूरों के राज्य के बारे में कल्पना करता था, मतलब कि सोचता विचारता था। 1903 में इस दल में कार्य नीति को लेकर विभाजन हो गया था, है ना, किस प्रकार से कार्य हो, इसको इस प्रकार से बातों को लेकर के वहाँ पर विभाजन हो गया था। दो गुट बने। जो अकेला था पहले मार्क्सवादी का जो दल था सोशल डेमोक्रेट्स, वह बट गया दो दल में। वह कौन कौन था? दो गुट में बटा सो। एक था मैन सेविक और ऑल सेविक। ठीक है, मैन सेविक और वोल सेविक। ठीक है, पहला जो दल है वह चाहता था, पहला क्रमशः परिवर्तन चाहता था, उसका विश्वास विकास में था। ठीक, बहुमतः बोल्शेविक क्रांति के पक्ष में था और मजदूरों का राज्य स्थापित करना चाहता था। ठीक, बहुमत जो था ना वह बोल्शेविक के क्रांति के पक्ष में था, जो सेकेंड में था। ठीक है, और वह चाहता था मजदूरों का राज्य स्थापित करना। धीरे धीरे बोल्शेविक लोगों का अल्पमत के लोगों से मूलभूत अंतर बढ़ता गया और उनकी उग्र कार्यवाहियों के नाते उसके बहुत से नेता जैसे लेनिन और स्टालिन गिरफ्तार हुए। ठीक है, जो बोल्शेविक का राजनीतिक नेता था वह कौन कौन था? लेनिन और स्टालिन, ये दोनों गिरफ्तार हो गए थे क्योंकि यह उग्रवादी लोग थे। ठीक है, इसका जो वोट तो पहले बहुत ज़्यादा मिला, लेकिन धीरे धीरे इसका मत जो था वह कम होने लगा। स्टालिन तो कई बार गिरफ्तार हुआ और कई बार भाग निकला। लेनिन सहित अनेकों निष्कासित कर दिए गए। जब रूस ने प्रथम महायुद्ध में प्रवेश किया तो इनमें से अधिकांश नेता देश के बाहर थे। ठीक है, जब रूस उस समय इंटर किया किसमें? फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो अधिकतर जो नेता थे यहाँ से रूस में बाहर थे, रूस के। ठीक है, रूस के बाहर थे।
रूस के नरम दलों ने, कहने करते हैं जो रूस में कमज़ोर नेता थे वो सब युद्ध काल में देशभक्ति के नाम पर जार के पक्ष का समर्थन करने लगे थे, है ना। कहने करते हैं बहुत सारे नेता जो विद्वान थे वो बाहर थे, तो उसमें मजबूरन बहुत सारे लोग, छोटे मोटे नेता लोग जार के पक्ष में आकर के और युद्ध में सम्मिलित हो गए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है आगे। युद्ध में सम्मिलित हो गया था यहाँ पर, ठीक। पर रूस की पराजयों और भ्रष्ट शासन से उनका भी मोह भंग हो गया था। वे भी जार को हटाने का षड्यंत्र में शामिल थे। कहने करते उसके गुट में ऐसे ऐसे बातें भी हो रही थी कि जार में संगठन में होकर के जार को हटाने का भी काम चल रहा था और युद्ध में लड़ रहा था। ठीक है, बोल्शेविक नेता इस युद्ध को साम्राज्यवादियों की आपसी लड़ाई समझते थे। कहने का अर्थ है जो बोल्शेविक नेता थे जो विदेश में गए थे, मैंने कि उसमें रूस में नहीं थे, वो सोचते थे जो लड़ाई चल रही है वो फर्स्ट वर्ल्ड में अपने आप में लड़ रहा है रूस, है ना, उसमें सम्मिलित होने की क्या आवश्यकता था इसको। ठीक है, और इसके विरुद्ध थे। कहने का अर्थ है जो बोल्शेविक थे इसका विरुद्ध हमेशा रहा है पहले से ही। ठीक है, उनके लिए मित्र राष्ट्रों और जर्मनी में कोई अंतर नहीं था। कहने का अर्थ है बोल्शेविक जो संगठन था वह जर्मनी में और मित्र राष्ट्रों में कोई फर्क नहीं समझता था। ठीक है, जान पर खेलकर ये नेता जहां भी थे युद्ध का विरोध करते और उसके वास्तविक चरित्र का उद्घाटन करते। कहने का अर्थ है या खुद तो रूस से बाहर थे और वहीं से बैठे सभी को एक दूसरे के बारे में, गुणवत्ता के बारे में ना बतला करके उसकी जो गहर विश्लेषण करता था उसके बारे में कि उसकी कमजोरियां क्या है, कौन देश का कमजोरियां क्या है, ऐसी खूबियां निकालता होता है वो सब। ठीक है, इसी बीच रूस में असंतोष एक और कारण से बढ़ता जा रहा था। ठीक है, एक और कारण मैंने वहाँ पर पैदा हो गया। पहले से ही भ्रष्ट राज परिवार पर एक रहस्यवादी भिक्षुक गेरगोरी, उसका नाम क्या था, गेरगोरी रासपुतीन का प्रभाव बढ़ रहा था। ठीक है, रासपुतीन एक अशिक्षित था। कहने का अर्थ है अशिक्षित बदमाश था जो अपने को देवी शक्तियों से संपन्न बताता था। ठीक है, वह एक तो अनपढ़ था, है ना, इलिटरेट मैन था, लेकिन वह अपने को गॉड से आशीर्वाद पाया हुआ व्यक्ति समझता था और बतलाता था अपने बारे में, और पूरा रूस को अपने में उलझाने का कार्य करता था वो। ठीक है, वह विश्वास करने वाले मासूम, कहने करते जो विश्वास करते थे भगवान पर, है ना, वह वैसे मासूम लोगों के सामने चमत्कार दिखाकर उन्हें अभिभूत कर लेता था। कहने करता है उसको अपने कब्जे में कर लेता था। जार के परिवार में उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। जो जार का पर्सनल फैमिली था उसमें भी उसका प्रभाव पड़ रहा था। ठीक है, किसका, गेरगोरी का, रासपुतीन। ठीक है, गेरगोरी रासपुतीन का। और जारीना तो पूरी तरह उसके चंगुल में थी। जारीना कहने का अर्थ है जार की जो फैमिली था उसके पूरा चंगुल में उसके हाथों में पड़ गया था, फंस गया था उसके बारे में। ठीक है, वह नियुक्तियों, पद उन्नति और बर्खास्तगी तथा प्रशासन के अन्य कार्यों में हस्तक्षेप करने लगा था। कहने का अर्थ है वह सारे भविष्य को बतलाता था कि तुम्हारा पद ये तब हट जाएगा, तुम्हारा युद्ध में हार हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा करके मैंने उसको उलझाने का कार्य कर रहा था। ठीक है, पहले से ही अराजकता इस स्थिति में निश्चित नहीं हो पाता था कि वास्तव में शासन कौन कर रहा है। कुछ समय के लिए तो शासन के विरुद्ध आक्रोश मुख्य रूप से रासपुतीन के ही विरुद्ध अभिव्यक्त होता रहा। रासपुतीन का प्रभाव पतनोन्मुख मध्ययुगीन जारशाही की भ्रष्टता का ज्वलंत उदाहरण था और उसके अंत का प्रारंभ भी। अब 1916 का में देखते हैं। 1916 का अंत होते होते रूस भयंकर स्थिति में फंस चुका था। अनाज की कमी हो गई। उपजाऊ पश्चिम रूस के बड़े भूभाग पर जर्मनी का कब्जा था। बेरोजगार और त्रस्त किसान भूखे मरने लगे थे। लोहे और कोयले की कमी के कारण कारखाने बंद हो रहे थे। इससे उत्पादन तो घट ही रहा था, मजदूर भी बेकार होते जा रहे थे। स्थिति विस्फोटक होती जा रही थी।
सेना के लिए लाखों किसानों गांव से लाकर भर्ती किए जा रहे थे। यातायात के साधन सेना के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। परिणाम यह था कि सामान्य यातायात बंद होने लगा और कुल मिलाकर स्थिति बेकाबू होती जा रही थी। ठीक है, ऐसी में कहने का था ऐसी स्थिति में शासन का मुख्य आधार सेना होती है और रूस की सेना अराजक स्थिति में थी। कहने का था कोई भी डिस्कस मैंने कि डिसीजन नहीं ले सकता था उस समय, क्या करें और क्या नहीं करें। सेनापतियों में आपस में तालमेल नहीं रह गया था। लाखों सैनिक के लिए कम सामान जुटाना, कहने का अर्थ कम से कम सामान जुटाना भी मुश्किल हो गया था। कहने का अर्थ एक सैनिक के ऊपर जो खर्च पड़ रहा था वो सबसे कम भी देना उसके लिए भारी पड़ रहा था, मैनेजमेंट जो कर रहा था उसके लिए। ठीक है, उनके पास ना तो उपयुक्त वस्त्र थे, ना भोजन का कोई ठीक प्रबंध था, संचार साधन भंग हो गए थे। समस्या यह थी कि भूखे और फटे हाल सैनिक आक्रामक दुश्मन से लड़े या रूसी ठंड से, कहने का अर्थ रूस में अधिकतर ठंडी भी होती थी। ठीक है, या दुश्मन से लड़े या अपने आप को बचाए, ऐसा स्थिति वहाँ पर हो गई थी। नतीजा यह कि सैनिक अब संगठित रूप से विद्रोह करने की स्थिति में थी। ठीक है, सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार पूरे देश की स्थिति जैसा हो चला था। ठीक है, कोई अनुशासन नहीं रह गया था। अब सेना में ना लड़ने का उत्साह था और ना उसकी उपयोगिता में विश्वास। ठीक है, सेना में भी वह भगदड़ मच गया था क्योंकि जो उसके प्रमुख नेता थे उस पर भी तो लोग मैंने की उंगली कर रहे थे। वह सेना हट गया। अब सेना पूरा देश को कैसे संभाले, कब तक संभाले उस समय ऐसी स्थिति में। ठीक है, अब क्या हुआ आगे देखिए। ऐसे असंतुष्ट सैनिक को बोल्शेविक राजनीतिक चेतना से लेस कर रहे थे। कहने का अर्थ उसको अब जो बोल्शेविक जो संगठन था अब उसमें प्रवेश कर रहा था। ठीक, अब तो ज़ारशाही एक भी झटका बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थी। ठीक है, अब ज़ारशाही का एक भी झटका बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि वह समझता था कि हम संगठन, मेरा संगठन है ही है तो रूस क्यों हारे, है ना, रूस क्यों हारे, हम ही रूस को बचाएं और ज़ारशाही को हटा दें, हम अपने रूस को अपने हाथों में ले लेते हैं। ठीक है, क्रांति की शुरुआत रोटी की मांग से शुरू हुई। 8 मई 1917 को राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग में, जिसका नाम हाल ही में पेत्रोग्राद क्या था कर दिया गया, नाम अभी हाल में पेत्रोग्राद रख दिया गया था। ठीक है, जनता रोटी चिल्लाती सड़कों पर उमड़ पड़ी। मौका देखकर उसी दिन 80-90 हज़ार मजदूरों ने भी हड़ताल कर दी और जनता से जा मिले। जुलूस में लाल झंडों की भरमार थी। उग्र दल स्थिति को उचित मोड़ देने के लिए तैयार थे। कहने करता सही दिशा देने के लिए जो संगठन था बोल्शेविक का वह तैयार था। ठीक है, जब सेना की एक टुकड़ी से भीड़ पर गोली चलाने को कहा गया तो उसने भी विद्रोह कर दिया। जो सेना था वह भी विद्रोह कर दिया और उससे हथियार छीनने पड़े। कहने का अर्थ है जो सैनिक भी लोगों पर अब बम विस्फोट करने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों करे भाई, वह भी तो जनता है, हम भी एक जनता हैं। ठीक है, इसीलिए वहाँ की सरकार उसको गोली जो हथियार बम था हथियार छीनने पड़ गए लास्ट में। ठीक है, राजधानी के सैनिक गवर्नर ने मजदूरों को काम पर लौटने की आज्ञा दे दी और सभा को निरस्त कर देने का हुक्म दे दिया। कहने का था एंड कर देने का हुक्म दिया। ठीक है, और सभी को बोला अपने अपने काम पर लौट जाओ। लेकिन मजदूर पीछे लौटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मजदूर और सैनिक सदस्यों की एक सोवियत का गठन किया और सैनिक तथा मजदूरों में सहयोग की योजना के अनुसार आंदोलन आगे बढ़ता गया। ठीक है, कहने का था जब सरकार उसकी बोला कि आप पीछे चले जाओ, अपने काम पर लौट जाओ, लेकिन वह सब नहीं माना और सोवियत संघ का संगठन किया, है ना, और मजदूरों को सहयोग से वह सभी को आंदोलन के अनुसार सभी आगे बढ़ते रहा। जार की सबसे विश्वास टुकड़ी, जार को सबसे विश्वास जो टुकड़ी था मैंने कि सेना फौज था वह था, उसका नाम था प्रेओब्रेसेंस्की रेजिमेंट। क्या था? प्रेओब्रेसेंस्की रेजिमेंट
ने भी विद्रोह कर दिया। उसका जो विश्वास संगठन था वह भी विद्रोह कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। सैनिकों का विद्रोह बढ़ता गया और 12 मार्च तक राजधानी पर मजदूरों और सैनिकों का कब्जा हो गया। ठीक है, 8 मई से 12 मार्च, ठीक है, कब्जा हो गया। प्रतिनिधि सभा ने खुला विद्रोह तो नहीं किया, लेकिन अनौपचारिक रूप से अपने को एक कार्यवाहक समिति में बदलकर शासन संभालना चाहा। ठीक है, वह इसी बीच सैनिकों और मजदूरों ने अपनी कार्यकारिणी समिति बना ली थी, यानी कि अपना एक अलग संगठन बना लिया था। राजधानी में 2 सरकारें थी, जो राजधानी था कैपिटल वहाँ पर, उसमें 2 सरकारें चल रही थी। इन दोनों को मिलाने के प्रयास हुए, इन दोनों को मिलाने का प्रयास भी किया गया। सभा ने नई सरकार का प्रस्ताव किया, जिसमें 2 मंत्री सोवियत के होते थे, लेकिन सोवियत ने साफ कह दिया कि सभा की सरकार मध्यवर्गीय है और क्रांति का स्वरूप भी बुर्जुआ है और सहयोग संभव नहीं। बहरहाल कार्यवाहक सरकार बनी और उसमें समाजवादी क्रांतिकारियों का नेता केरेंसकी शामिल कर लिया गया, है ना। सरकार में उदार दलों की प्रमुखता बनी रही। तत्काल में जो सरकार बना, ठीक है, उसमें जार राजधानी से बाहर था। जार जो था राजधानी से बाहर था। उसने जल्दी से लौटना चाहा। कहने का अर्थ है उस जो बाहर था वह सूचना सुन करके वह जल्दी आने का कोशिश किया, ठीक है, लेकिन लाइन उखाड़ दी गई थी। विश्वस्त सेनापति इवानोव को विद्रोह के दमन के लिए भेजा गया, लेकिन उसके सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। ठीक है, कहने का साफ अर्थ है कि यहाँ पर उसके जो मुख्य सेनापति थे विश्वास्त, है ना, उसको बोला गया कि यहाँ पर सरकारें बन रही है, उसको आप जाके इन्फॉर्मेशन कर दीजिए, लेकिन वह भी विद्रोह कर दिया, जाने दीजिए, हमको मतलब नहीं है। जार ने अब मजबूरन एक उदार और उत्तरदायी शासन की स्थापना करना चाहा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। जब वह आया तो बोला नहीं, हम अब फिर से अपना शासन को हाथों में लेंगे और नया संगठन बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ था कि वहाँ पर सरकार तो बन चुकी थी, अब वह तो बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। उसके सेनापतियों ने सुझाव दिया कि उसके पद त्याग के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है, क्योंकि सैनिक भी नहीं है ना। उसके सेनापति जो था वह दिया कि जब भी वह पद त्यागेगा तभी आप सरकार बन सकते हैं, उसके सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है, माने कि कोई आपके पास कोई बोलते हैं ना रास्ता नहीं है। ठीक है, जार निकोलस ने मजबूरन सिंहासन छोड़ देने का निर्णय किया और इच्छा जाहिर की कि उसका उत्तराधिकारी उसके पुत्र अलेक्सिस को ना बनाकर उसके भाई माइकेल को बनाया जाए। कहने का अर्थ है वह तत्कालीन तो रूस में जो शासन बना पहले चल रहा था उसको चलने दिया, वह अपना इच्छा जारी किया कि मेरा बेटा उत्तराधिकारी ना बन करके मेरा भाई बनेगा उत्तराधिकारी। कहने का अर्थ है सरकार बनेगा। ठीक है, उसका त्याग करने के बाद। ठीक है, उत्तराधिकारी का प्रश्न अभी स्पष्ट नहीं हुआ था, तभी पेट्रोग्राद में गणतंत्र की मांग तेज होने लगी। कहने का अर्थ इस बात को लेकर के सिर्फ वह बातें छड़ी कि मेरे बेटा ना बन करके मेरा भाई बनेगा। अब वही बात सुन करके तुरंत राजधानी में संगठन को लेकर के तुरंत ही विद्रोह चालू हो गया। ठीक है, गणतंत्र की मांग तेज होने लगी। ठीक, गणतंत्र कहने का अर्थ है जो राजतंत्र कहने का अर्थ है जो पहले राजा का बेटा राजा बनता था, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, तो गणतंत्र की मांग करने लगी रूस में। ठीक है, मजबूरन माइकल ने भी अपना दावा छोड़ दिया और रूस का भविष्य भावी संविधान सभा के निर्णय पर छोड़ दिया गया। कहने का अर्थ हुआ कुछ नहीं किया, बोला जो रूस का डिसीजन होगा, अगर रूस के सभी लोग चाहते हैं तो हम सरकार बनने को तैयार हैं। कार्यवाहक सरकार में पिरोदोलोव, कहने का अर्थ है पिरदोलोव, मिलआकाफ और केरेंसकी जैसे लोग थे। ठीक है, कार्यवाहक सरकार मैंने वहाँ सरकार चलाने के लिए। ठीक है, सरकार
चरित्र, सरकार का जो चरित्र पूर्णतः मध्यवर्गीय था और उसका स्पष्ट लक्ष्य था एक संवैधानिक सरकार की स्थापना। ठीक है, वह चाहता था कि वो संवैधानिक ने की कानूनों के साथ सरकार बने और पूरा रूस को चलाए। एक संवैधानिक राजतंत्र की भी संभावना बनी हुई थी। ठीक है, राजतंत्र का भी संभावना बनी हुई थी। यह सरकार युद्ध चलाते रहने के पक्ष में थी। यह स्पष्ट था कि सरकार व्यक्तिगत संपत्ति तथा संवैधानिक तरीकों की हिमायती थी। ठीक है, और रूस को वही मध्यवर्गीय पूंजीवादी स्वरूप देती जो पश्चिम यूरोप में प्रचलित था। कहने का अर्थ है रूस में भी कानून बनी हुई थी, रूस में भी सैनिक संगठन था, रूस में भी समाजवादी संगठन था, लेकिन कुछ लोग पर्सनली उसको मान लेते थे। ठीक है, वही कारण उसका रूस का विनाश हो गया। इस कार्यवाहक सरकार को भी जिस शीघ्रता से दुनिया के प्रमुख पूंजीवादी देशों अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और जापान ने मान्यता दी, उससे उसका चरित्र स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, किस प्रकार से उसका रूस में कितना संपत्ति था और उसके लोगों ने किस प्रकार से उसको डुबा दिया।